स्टार्ट करते हैं। कल क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? कल अपन ने फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी पढ़ लिया। क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी? एक तो क्या करना पड़ेगा? नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। और कहाँ लिखना पड़ेगा उसका नाम? मेमोरेंडम। नॉमिनी कौन होता है? जो मेन मेंबर की डेथ यानी कैपेसिटी के बाद क्या बन जाए? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद फिर क्या था? अगर किसी को नॉमिनी बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा उससे? स्पीकर बंद कर देना। ठीक है। अगर किसी को नॉमिनी बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा उसको? उससे रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। उस रिटन कंसेंट को कहां पर फाइल करना पड़ेगा? आ रहा है समझे? क्लियर है? ठीक है ना। और ठीक है, ध्यान भटक गया। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो कि क्या कर सकते हैं, क्या करना है? विड्रॉ करना है नॉमिनी को अपना नाम, तो कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगर वो जो मेन मेंबर है उसको नॉमिनी का नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं क्या? क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो उसके लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? आरओसी को। फिर वो मेंबर ओपीसी को करेगा वो, और ओपीसी किसको करेगी इन्फॉर्म? आरओसी। क्लियर है ये? ठीक है ना। और क्या प्रोविजंस पढ़े थे अपन ने? चेंज इन मेमोरेंडम इसको नहीं माना जाएगा। फिर ओपीसी बनाने के लिए जो मेंबर है उसका क्या क्या होना जरूरी है? ठीक है। उसका क्या होना जरूरी है? नेचुरल रेसिडेंट और सिटीजन। ठीक है। और यही रिक्वायरमेंट किस पर लग रही है? नॉमिनी पर। क्लियर है ये? ठीक है। फिर क्या था? एक व्यक्ति कितनी ओपीसी बना सकता है? एक। कंपनी बन सकती है क्या ओपीसी की मेंबर? माइनर बन सकता है क्या? चलो ठीक है। माइनर बन सकता है क्या ओपीसी? माइनर ओपीसी बन सकता है क्या? नहीं। माइनर क्या ओपीसी का मेंबर बन सकता है? नहीं। ठीक है। फिर माइनर का बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है ओपीसी में? नहीं। ठीक है। फिर ओपीसी सेक्शन 8 के काम कर सकते हैं क्या? और ठीक है। और कौन से काम नहीं कर सकते ओपीसी? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है। उसके बाद फिर नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। ठीक है। देखो इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि आप एनबीएफसी वाले काम नहीं कर सकते, बाकी इंडिविजुअल शेयर खरीदने के लिए मना नहीं है। ठीक है ना। देखो सिक्योरिटीज मतलब कि सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन इस बात को समझो कि इंडिविजुअल केसेस में मना नहीं है। ठीक है ना। इसका और क्लैरिफिकेशन में देख लूंगा एक बार कि कुछ और होगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये मत निकालो कि कर ही नहीं सकते। ठीक है। फिर क्या है? वॉलंटरली ओबीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या प्राइवेट कंपनी है उसमें? हाँ, लेकिन 2 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन अगर क्या हुआ, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर निकल गया, या तो फिर एक चीज याद रखना, ठीक है ना, ये और का एंड ना हो जाए। क्लियर है? नोटिस हो गया तो पूरे नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लो क्या हो रहा है, एनुअल टर्नओवर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया, या तो फिर पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर, तो क्या होगा? 6 महीने के अंदर अंदर कंपल्सरली प्राइवेट या पब्लिक में आपको कन्वर्ट होना होगा। आज अपने को स्टार्ट करना है क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन बोले तो रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, देखो आरओसी के पास अप्लाई करना पड़ेगा। आरओसी के पास अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को लेकर के। ठीक है। पिछले 6-7 सालों में हर साल कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट समझ लो कि आई। अब
अब ये लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्पाइस फॉर्म बोलते हैं, SPICE, जो जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, SPICE, ठीक है ना। तो कोई बहुत भारी बात नहीं है। An application for registration of company shall be filed with the registrar within whose jurisdiction, बहुत ध्यान से, हर स्टेट में एक आरओसी है, ये पता है अपने को, हर स्टेट में क्या है आरओसी, क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर मुझे जबलपुर में कोई कंपनी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, ग्वालियर जाना नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत पता है ग्वालियर के बारे में, ठीक है सर, ठीक है। क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ की लोकल आरओसी से मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मैं जा भी सकता हूँ और या तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिकली भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ऑब्वियस बात है, बहुत सारे पूरे देश में कंपनीज बन रही हैं, तो उसको अलग अलग लेवल पे कंट्रोल करने के लिए रीजनल लेवल पर, मतलब हर स्टेट में एक एक आरओसी बना दिया। जहाँ बहुत ज्यादा कंपनीज है वहां क्या कर दिया, 2 आरओसी है ना, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 आरओसी, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन की पूरी प्रक्रिया कहां पर होती है, एग्जीक्यूट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस, तो उसके पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बड़े सारे फॉर्म हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म है, तो अब उसका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। अच्छा देखो, कंपनी ओपन करना ना सिंगल पॉइंट काम नहीं है, ठीक है। हमने सोचा कि कोई बिजनेस स्टार्ट करें और अपन क्या बना ले, कंपनी, बहुत सारी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है। अब देखो, कंपनी बनेगी तो क्या होगा, डायरेक्टर भी आएंगे, कंपनी में पहले रुपए से टैक्स भी लगेगा, तो पैन भी लेना पड़ेगा, पैन नंबर जो इनकम टैक्स वाला होता है। तो अब क्या होगा, कंपनी क्या बिना डायरेक्टर के होगी कंपनी, डायरेक्टर होना जरूरी है। और एक और लॉ में रिक्वायरमेंट है कि किसी भी व्यक्ति को क्या बनना है, अगर डायरेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको DIN लेना पड़ेगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट है ना, उसी तरीके का कि जिसको डायरेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, DIN लेना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आ रहा है क्या ये समझ में, ठीक है ना। अब उनको एड्रेस के लिए भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होता है। अच्छा, नाम भी रखना पड़ेगा कंपनी का, और नाम फिर यूनिक भी होना चाहिए, क्योंकि किसी और कंपनी के सेम नाम पे थोड़ी रख सकता है। इसका मतलब कि आपको मल्टीपल टाइम्स आरओसी से कांटेक्ट करना पड़ता है। आ रहा है समझ में। सरकार क्या चाहती है, ज्यादा कंपनी बने या ना बने, या क्या चाहती है, बने ना, कारोबार बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये रिक्वायरमेंट्स को अगर कम करें तो दिक्कत है, कंपनी बनाना है तो भाई लोगों से पैसे लोगे ना, तो इतनी रिक्वायरमेंट भी रखना, तो दिक्कत क्या है, जितनी मुश्किल होती है, समझना रहे, जितनी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उतना लोग क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं। किस बात से डिस्करेज होते हैं, कि भाई कंपनी नहीं बनानी है ना। तो एटलीस्ट हमको रजिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा आसान बनाना है। तो इस दिशा में जो सरकार वगैरह है वो कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। तो अब जो स्पाइस फॉर्म नया आया इनकॉर्पोरेशन के लिए, बदला नहीं कुछ, मतलब जैसे जितनी रिक्वायरमेंट्स उतनी है, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया कि एक ही फॉर्म में 3-4 रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो जाएंगी, 3 रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाएंगी। अरे सुन, मतलब पहले क्या होता था कि हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म, उसकी फुल क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज दिखानी पड़ती है। लेकिन ये फॉर्म आने के बाद फिर क्या कर दिया कि एक ही फॉर्म में 3-4 रिक्वायरमेंट जो कि लगती हैं वो सारी आपकी एक बार में पूरी हो जाएंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो डिटेलिंग नहीं है इसकी बहुत ज्यादा, तो परेशान मत होना। An application for registration of company shall be filed with ROC within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated in form number INC 32 जो स्पाइस फॉर्म है, along with the fees as provided under the company's rules 2014। तो बेसिकली ये पूरे पैराग्राफ में से क्या लेकर के जाना है आपको, अप्लाई टू ROC, समझ में आ रहा है,
फॉर्म नंबर अगर ज्यादा है तो वो याद रख सकते हो, और स्पाइस फॉर्म का नाम याद रख सकते हो। दैट्स इट। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कि आपको अगर कंपनी रजिस्टर करानी है तो क्या करना पड़ेगा? अप्लाई टू आरओसी, इनफॉर्म नंबर INC, INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो खैर वो फॉर्म नंबर है, इसलिए अपन उसकी फुल फॉर्म नहीं देखना, मैं ओरिजिनेशन बता रहा हूँ कि नाम रखने के लिए उन लोगों ने कॉन्सेप्ट सोची है। मतलब अरे समझे, पहले फॉर्म 1 2 3 4 ऐसे करके सैकड़ों थे, अब उन लोगों ने हर जगह के फॉर्म नंबर उसके एरिया के हिसाब से कर दिया। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ देखो जरा। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ का कोई इंटरप्रिटेशन बताएगा? पढ़ो, बताओ, ट्राई करो इंटरप्रिटेशन। इसमें मुझे एग्जाम्पल चाहिए, है ना? हम कर चुके डिस्कस, इसलिए बोल रहा हूं, आसान होगा वैसे शायद। देखते हैं, चलो बताओ। जो बच्चे नहीं बोलते वो बोलें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सब कोई नहीं बोलेगा तो फिर तो एक मौका। हाँ, डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास, उसके में मेमोरेंडम, मतलब पूरे मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है आर्टिकल वगैरह, थैंक यू, रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो भी एक प्रिस्क्राइब डायरेक्टर होता है उसका नाम, फिर CACS से साइन करना। एक सेकेंड, हमने ये वाले पॉइंट के लिए बात की है ना? हाँ, तुम दूसरा पढ़ रहे हो, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये अप्रूवल लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट तो कंपनी की बेसिस पे, सेक्टोरल रेगुलेटर मतलब RBI या SEBI। फिर उसके आगे जो भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम जब वो सब कुछ साइन हो जाता है और सर्टिफाई हो जाता है। कितना ही? हाँ, और कोई? हाँ सौरभ बताओ। जैसे कोई NPS से अगर अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको RBI या SEBI से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो RBI के पास सबमिट करना पड़ता है। इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ बोलो कभी। हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट में तो ऐसा काम है जो जिसमें रेगुलेटरी बॉडी जो RBI की जरूरत मतलब परमिशन लेनी पड़ती है उसका। बेटा देखना, पता है क्या, सबके एक्सप्लेनेशन में ना बहुत माइनर सा फर्क होता है। हो सकता है कि तुम सुनो ना तो तुम बोलो कि भैया मैंने भी तो यही बोला था, समझ में आ रहा है? अब मैं किसी को सही किसी को गलत बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे मत ले जाना उसको कि भैया इसकी बात सही लगती है आपको, हमारी बात गलत लगती है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर हो सकता है वो बहुत छोटी सी माइनर बात के चक्कर में उसकी बात सही है तो वो सही है, समझ में आ रहा है? मतलब इसने जितना बोला उससे वो बात पकड़ में आ गई है कि सही है, मतलब कॉन्सेप्ट सही गया है। अरे समझ, फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा? मैं एक चीज बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अरे समझ, ठीक है ना? मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई बोल सकता है या कोई बोल दे तो बोल दे, उसके बाद फिर अपन देखें। हाँ निशिका तुम बताओ। ठीक है, मतलब ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर बात पे फोकस कर रहे हो कि क्या चाहिए, प्रीवियस अप्रूवल, लेकिन ठीक है मेरा फोकस उस पर नहीं है। इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये जो पॉइंट है ना, यही मेन है कि किसी भी अथॉरिटी से तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ बोलो। NBFC जो रहती है वो पूरा फाइनेंस में सर्व कर रही होती है, तो उसके लिए RBI से आपको देना पड़ता है, बहुत बढ़िया। देना पड़ता है।
तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव में हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है तो हमें आरबीआई और से भी वो लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट और एक चीज की कमी है बस, हाँ बाकी सब सही जा रहे हैं। हाँ बोलो। सर अगर मतलब कंपनी फॉर्म के और उसका ऑब्जेक्टिव कोई ऐसा जिसमें हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, तो जो हम इनकॉर्पोरेशन के पहले हमको वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ और कोई है? हाँ बताओ। सर जैसे मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, ये देखो सुनो, हाँ बोलो। मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी खोलनी जैसे मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी, उसमें इतना ही कि मुझे सिर्फ अपनी कंपनी को कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मुझे उससे आरटीआई में सिर्फ ये वाली बात है। मेरा पॉइंट समझो। आप लोग आरबीआई और सेबी को एग्जॉस्टिवली मत डिस्कवर करो, मतलब एग्जॉस्टिवली मत उसको कोट करो कि आरबीआई या सेबी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अगर बोल रहा हूँ किसी भी अथॉरिटी, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करो, जितने लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करी ना वो लोग और सही है, समझ में रहे कि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई ऐसा क्लॉज है जिसके कारण आपको किसी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, सेबी या आईआरडीए या टीआरएआई, ट्राई, अगर टेलीकम्युनिकेशन का अगर बिजनेस खोलना है तो ट्राई से परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ऐसे अलग अलग सेक्टर को लेकर के रेगुलेटरी अथॉरिटी है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि एक अलग सेक्टोरल रेगुलेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर का मैं बिजनेस करता हूं, तो उसके लिए कोई सेक्टोरल रेगुलेटर नहीं है, तो सिर्फ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लूंगा, चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आईआरडीए से भी क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो तब तक मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। तो अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसके लिए कोई सेक्टोरल रेगुलेटर है, कोई भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरबीआई या सेबी, तो क्या करना पड़ेगा? उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नोट कर लो उसको, आ रहा है समझ में? ये चीजें ना आपको बाद में याद नहीं रहेंगी, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो। अपने शब्दों में लिखो, याद है? ये अप्लाई टू आरओसी इन फॉर्म आईएनसी 32 स्पाइस। आरओसी का ऑफिस हर स्टेट में एक होता है, 2 स्टेट में 2 एमएच महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इफ योर बिजनेस कम्स अंडर स्पेशल कैटेगरी देन आल्सो गेट सेक्टोरल रेगुलेटर अप्रूवल। सेक्टोरल रेगुलेटर फॉर एग्जांपल ट्राई कंट्रोल्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, रेरा कंट्रोल्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सेबी, आईआरडीए। ये आपके नोट्स होने चाहिए जिससे कि आपको कल को क्या रहेगा, याद रहेंगे चीजें। आ रहे समझ? ट्राई, रेरा, सेबी, आईआरडीए, ये सब एग्जांपल्स। सिर्फ मेन कीवर्ड्स मैंने निकाल के अलग रख लिए हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन आप खुद कर सकते हैं। चाहिए क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ठीक है।
अब क्या है? डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भैया कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। देखो जब लीगल कंटेंट हम रीड कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ी सारी बातें होती हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मेन मुद्दे की बातें आपको निकाल करके ले जानी है। 2 लेवल पर प्रिपरेशन करते हैं हम, नॉलेज और एग्जाम। आ रहा है समझ में? क्लियर है? दोनों ही पॉइंट ऑफ से ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन पूरे फुल सेंटेंसेस आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के नाम ले जाएं और उन डॉक्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। क्लियर है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी रजिस्टर कराने जा रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखो कह रहा फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार within whose jurisdiction the registered office of the company is situated, proposed to be situated, ठीक है ना। the following documents and information, ठीक है, are to be filed। कौन कौन से? सबसे पहले मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है ना। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ चीजों को लेकर के, ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, भरोसा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बातें लॉजिकल भी हैं लेकिन हो सकता है कि इमीडिएटली इंटरप्रेट करने के लिए आपके लिए ना ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो पूरा फुल कंटेंट है ना, जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड से आपको ये डिकोड हो जाएगा और कुछ कीवर्ड्स अगर आप एंड तक लेकर के जाओगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो मेरी बात अभी मान लो और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको रियलाइज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, समझ में आ रहा है। अगर आप इस चीज को ऐसे ले गए कि भैया कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हम 2 शब्द पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और ये पूरा सेंटेंस भी पढ़ लेंगे, हार्डली 5 सेकंड का फर्क आएगा, हार्डली 6-7 सेकंड का आ जाएगा। ये जजमेंट अगर आपने लगाया ना तो आप पूरे कंटेंट को नहीं डिकोड कर पाओगे। आ रहा है समझ में? एंड में मेरे पास आकर के बच्चे बोलते हैं कि भैया अब हम कैसे पूरा एक्ट जो है वो रिवाइज करें, मतलब पहले पूरा कंपनी एक्ट कैसे रिवाइज करें, ठीक है ना। जबकि देखो अभी मैं पढ़ाते समय तुमको बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि इन सारे सेंटेंसेस को दोबारा पढ़ने की आपको नीड ना हो। आप इस तरीके से वर्ड्स छांट लो उसमें से, कीवर्ड्स जिनके सहारे आप पूरा कंटेंट रीड कर लोगे। आपका बहुत अनरियलिस्टिक से लग सकते हैं, आपका 2 सेकेंड भी बचता है ना किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के कारण या कुछ भी उस चीज के कारण, बहुत कीमती है। आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप एक साथ ना पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे। आप इमेजिन करो हम कितने दिन में, समझ रहे, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे हैं और कितने और दिन लगने वाले हैं हमको पूरा कंटेंट कवर करने के लिए, और ये सारा कुछ एक दिन में कवर करना पड़ेगा। रिवाइज तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, समझ में रहे, ठीक है ना। आपके 8 पेपर आएंगे अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और सिंगल दे रहे हो तो आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स, मतलब किसी एक को आप बोलो कि यार 5 दिन में तो ये रिवाइज हो जाएगा, तो 5 दिन 8 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 8 5 से 40, यानी कि एक सब्जेक्ट को जब आपने 5 दिन दिए फिर तो उसका नंबर ही नहीं आया। तो आपको 1 महीने वो चीज याद रहनी चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक दिन में पूरा पढ़ पाने की आपकी जो एबिलिटी है वो तभी आ पाएगी जब आप उसको मतलब एनक्रिप्ट कर लेंगे, एक तरीके से ऐसा कर लेंगे कि एक एक वर्ड आप चीजों को उसमें कर लो, पूरा सेंटेंस या पूरा एक्सप्लेनेशन जो है कुछ वर्ड्स में बांध लो, एक्स्ट्रा जितनी भी ग्रामर है वो हटा दो, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, एंड में आप जो कंटेंट पढ़ो, जैसे अपन नोट्स बोलते हैं ना, तो नोट्स इसी चीज के लिए होते हैं। अब क्या है कि नोट्स भी बना लो, क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लो, तो ये बहुत हेक्टिक होता है। अदरवाइज अगर मैं तुमको बिल्कुल बेस्ट फ्री कोर्स बताऊं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताऊं, तो क्या होगा कि नोट्स भी बनाओ उन कीवर्ड्स का, ठीक है। दिक्कत क्या है कि आपके साथ कई सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, समझ में आ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ में आ रहा है। मैं भी बर्डन अप कर दूं कि नहीं भैया ये कर लेना, इसके भी नोट्स बना लो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब आपको टाइम मिले तो आप जरूर करना, समझ में आ रहा है। अगर टाइम निकालना है तो दूसरे सब्जेक्ट से मत निकालना, अपने लेजर टाइम से निकाल लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। या तो यहीं पर आप बाजू में लिख सकते हैं अपने नोट्स के, या फिर एक सेपरेट कॉपी आप बना सकते हो। सेपरेट कॉपी जब आप बनाओगे तो याद रखना आपका मेन पर्पस क्या है।
कि यही सेम पूरा कंटेंट कम शब्दों में बन जाए। ये बॉटम लाइन है, ये समरी लाइन है कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको याद आ जाए वो पूरा का पूरा आपको याद आ जाए कम शब्दों में, ठीक है ना। रमनीत करके एक स्टूडेंट थे, उसके हाईएस्ट आए थे CS एग्जीक्यूटिव, उसको कंपनी लॉ पूरा बहुत प्रॉपर भारी होता है, तो उसके कुछ 70s की लाइन में आए थे। CS में कंपनी लॉ में 70s की लाइन में बहुत मतलब वैल्यूएबल होता है, ठीक है ना। तो उसने एक पर्टिकुलर स्टाइल जो डेवलप की थी वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो उसने वो क्या करते थे, उसके फर्स्ट ग्रुप में एवर IAS अभी तक मतलब जितने भी आज तक के आए हैं उसके फर्स्ट ग्रुप में एवर IAS मार्क्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो वो क्या करती थी कंपनी लॉ के लिए कि जो भी एक पेज पढ़ा, समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट हर पेज के नीचे कुछ ऐसा फ्लो चार्ट सा या वो जो कीवर्ड्स हैं उसका जो फ्लो है, मान लो उसमें प्रोसीजर है तो पहले ये फिर ये फिर ये, कम शब्दों में मतलब हार्डली 10 से 20 शब्द का यूज करके और पूरे पेज की समरी लिखी। दो चीज और की थी उसने, एक ये और एक ये किया था उसने कि पूरा कंटेंट जब आपका हो रहा है उसको एक बार पूरा शुरू से लेकर के अभी तक कितने दिन में हो जाएगा, तो वो पूरे कोर्स के दौरान जब खत्म हुआ या खत्म होने वाला था उस समय उसने उसको 1 महीने में कवर करने की कोशिश की। उसके बाद उस पूरे कोर्स को 1 वीक में कवर करने की कोशिश की, और तब हो पाया, क्योंकि ऐसा करते करते समय भी आपका क्या हो रहा है, रिवीजन जो है वो हो रहा है। अब बात समझ पा रहे हैं क्या, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? तो ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ जिसका आप यूज कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, MOA AOA आ रहा है समझ, ये आ रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन ये भी छोड़ दो, सिर्फ क्या MOA AOA साइंड, तो साइंड MOA AOA। अब साइन कौन करेगा, तो सब्सक्राइबर। ये बात अब आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करती है कि आपको याद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो लिख लो सब्सक्राइबर। हर किसी के अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है तो नोट्स सबके डिफरेंट होंगे।